बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मिड टर्म एग्ज़ाम हमारा हो चुका है और चैप्टर नंबर 5 तक हम कंक्लूड कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने सीरीज सर्किट कैसे हम बनाते हैं, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर उसमें हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ को भी स्टडी किया था, और फिर डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करें। उसमें पैरेलल नेटवर्क है वो, और पैरेलल नेटवर्क में आपके सामने उसके हम कुछ डिफरेंट, उसकी पहले पैरेलल नेटवर्क होता क्या है उसको देखेंगे, फिर पैरेलल नेटवर्क की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक क्या हैं उसको स्टडी करेंगे, और जो अब उसके बाद डिफरेंट हम सर्किट्स में उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो बेटा, अगर तो किसी एक पर्टिकुलर बंदे को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही तो उसके अपने नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अगर सबको ही आवाज़ कट के सुनाई दे रही है देन देयर इज अनदर इशू। आई थिंक सो कि आवाज़ कटने वाला इशू वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे के साथ हो सकता है। यहाँ पर जो हाई स्पीड नेट पे मेरे पास अवेलेबल है तो यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए। तो काइंडली अगर आवाज़ कटने वाला इशू आता है तो आप लेक्चर को री लिसन कर लीजिएगा। आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद होगा, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद रहेगी। ठीक है, नंबर 1। अब हम स्टार्ट करते हैं जी। अ, मेरी प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने है, स्लाइड्स आपके सामने आ रही हैं। मैं डाटा को बैंडविड्थ को बचाने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 6 है आपके सामने। आप रजिस्टर इन पैरेलल, ये टॉपिक सबसे पहले नज़र आ रहा है आपको। ठीक है। तो अगर आप देखें रजिस्टर इन पैरेलल और रजिस्टर इन सीरीज में सबसे मेन फ़र्क जो आप लोगों को नज़र आया वो क्या था? मुझे जब मैं क्वेश्चन करूँ तो आंसर भी चाहिए आप लोगों की तरफ से। रजिस्टर इन सीरीज में सिर्फ करंट का एक ही पाथ था। हमारी जो तमाम रेजिस्टेंस थी वो आ, एक ही पॉइंट पर आके कनेक्ट हो रही थी। ठीक है। अब लेकिन जब हम आते हैं उसके ऊपर पैरेलल में, तो हमारे पास रेजिस्टेंस के एक से ज़्यादा रास्ते हैं। मैं आपको एक क्विक रिव्यू के तौर पर रेजिस्टेंस इन पैरेलल है वो आपको करके दिखाता हूँ कि वो सीरीज है वो किस तरह हमारी कनेक्ट हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर पिन किया जाए इसको। जी, नहीं ना, मैंने अपना कैमरा जो है वो पिन कर लिया है, वो आप लोगों को कैमरा भी नज़र आ रहा होगा। तो आप देखें कि सीरीज में हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज सीक्वेंशली कनेक्टेड थी। जब रेजिस्टेंस इज सीक्वेंशली कनेक्टेड थी तो यहाँ पर करंट के फ्लो का सिर्फ एक ही पाथ था। ठीक है। अब हमें पता लग गया कि करंट के फ्लो के मल्टीपल पाथ हैं। किसमें? पैरेलल में। ये क्या था हमारा? सीरीज। सीरीज में करंट के फ्लो का एक ही पाथ था और पैरेलल में करंट के फ्लो के मल्टीपल पाथ हैं। अब मल्टीपल पाथ कैसे हैं? अगर मैं वोल्टेज सोर्स यहाँ कनेक्ट करता हूँ तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है R1 में। सर आपने बे- कैमरा ऑफ किया है। बेटा आप जो है ना उस पर आए, जो मैंने प्रेजेंटिंग है ना, मेरे प्रेजेंटिंग पर आपने क्या करना है, पिन करना है जहाँ पर मैंने प्रेजेंट किया हुआ है। आपको ओके ऑटोमेटिकली सर। सब नज़र आता जाएगा जब ओके मैं सर। लिख रहा हूँ। आपको नज़र आ रहा है अब? जी बेटा जी। यस सर, आ रहा है नजर। हाँ, थैंक यू। बेटा जल्दी फीडबैक दिया करें ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, आ गया इलेक्ट्रॉन सर। निकल कर इस रेजिस्टेंस R1 में से फ्लो कर गए। आपको पता है वोल्टेज क्या है? वोल्टेज आपका एनर्जी पर यूनिट चार्ज है।
वोल्टेज क्या है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब जैसे ही आपने उस चार्जेस को एनर्जी दी, दे फ्लो फ्रॉम हायर एनर्जी पॉइंट टू लोअर एनर्जी पॉइंट। अब हाई एनर्जी पॉइंट से लो एनर्जी पॉइंट की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो हमने कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, अगर एक जगह से गुजरेंगे, वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर यही मैंने यहाँ पर एक और, मैं कहता हूँ कि एक और रेजिस्टेंस मैंने अलहदा कनेक्ट कर दी, ये एक अलहदा मैंने बैटरी के साथ वो अलहदा से रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी। अब इस एनर्जी सोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन को एक और रास्ता मिल गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए और यहाँ पे वापस चले गए। ठीक है, हाई एनर्जी पॉइंट से लो एनर्जी पॉइंट की तरफ जैसे यहाँ पर आए थे, वैसे अब एक और, अब मैंने क्या किया, एक और पाथ कनेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ, और मजीद इलेक्ट्रॉन निकले और वो हाई एनर्जी पॉइंट से लो एनर्जी पॉइंट की तरफ फ्लो करना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, यानी R1 एक पाथ हो गया, R2 एक पाथ हो गया, R3 एक पाथ हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाई एनर्जी पॉइंट से लो एनर्जी पॉइंट तक आपके इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। यस यस सर। सर। अच्छा, अब यस सर। करंट के फ्लो के मल्टीपल पाथ हैं, ये चीज़ तो हमें एक चीज़ क्लियर हो गई। वहां पर सीरीज में करंट के फ्लो का एक पाथ था, यहाँ पे करंट के फ्लो के मल्टीपल पाथ हैं। नंबर टू, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। वोल्टेज सोर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, हर रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर रेजिस्टेंस को पूरे पूरे वोल्टेज मिल रहे हैं। ठीक है, हर रेजिस्टेंस को क्या मिल रहा है, पूरे पूरे वोल्टेज मिल रहे हैं। क्यों, अब इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल आपको मैंने जैसे पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि वज़ू खाने पे आप बैठे हो, और वज़ू खाने पे बैठे हुए आपको अगर आप ये कहें कि वहाँ पर डिफरेंट टैप्स लगे होंगे। ठीक है, अब डिफरेंट टैप क्या करेंगे, वो वहाँ पर हर टैप में पूरे प्रेशर के साथ पानी आएगा। यानी गिवन दैट टैंक ऑफ वाटर इज हाई इनफ, कि अगर उसको हमने प्रॉपर हाइट पे रखा हुआ है, तो क्या होगा कि जो जो सा टैप भी खोलोगे उसमें पानी आएगा। अब एक चीज है कि हमने पढ़ लिया कि हर टैप जो है डायरेक्टली एक तरह से वो, क्योंकि पीछे जो उसके वो बड़ा सा पाइप लगा होता है, वो इसी चीज को इंश्योर कर रहा होता है कि किसी किसी भी जो हमारी वहां पर जो टैप है उसमें पानी कम ना होने पाए। ठीक है, अब जो बंदा भी टैप खोलता है उसको पानी पूरे प्रेशर के साथ मिलता है। तो एग्जैक्टली हर रेजिस्टेंस भी क्या है, आपके वोल्टेज सोर्स के साथ पूरी डायरेक्टली कनेक्टेड है। हर वोल्टेज, हर रेजिस्टेंस में पूरे के पूरे वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। होपफुली बात समझ आई होगी। अगर कोई सर क्वेश्चन एक है तो दफा दोबारा यस एक्सप्लेन कर सर। दीजिएगा। सर एक यस दफा सर। रिपीट करते। अच्छा, सर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको इस तरह से बताता हूँ। ये आपकी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। ठीक है, इस वोल्टेज सोर्स के साथ आपने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर ये 10 वोल्ट हैं, तो यहाँ कितने मिल रहे होंगे, हमने पढ़ा था कि वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। याद है ये बात? यस सर। अच्छा, जितने वोल्टेज राइज होंगे उतने वोल्टेज हमें ड्रॉप ड्रॉप। होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे था। अच्छा, जितने वोल्टेज राइज थे अब इसी तरह एक रेजिस्टेंस में यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस अगर मैं दूसरी छुपा लूँ, तो दूसरी जो ये लेफ्ट साइड वाली रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस कितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे? 10 वोल्ट ही जाएंगे सर। 10 वोल्ट ही जाएंगे। यानी अब आप ये कहेंगे सर दो रास्ते हो गए हैं, दो रास्ते होने की वजह से एनर्जी हमारी क्या हो रही है, कम होनी चाहिए। नहीं, देखो,
हमारे वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है? 10 एनर्जी वोल्ट है सर। पर यूनिट चार्ज। एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो 10 जूल की एनर्जी लेकर निकल रहा है। यहाँ से भी जो, बेटा माइक ऑफ, यहाँ से भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो भी 10 जूल की एनर्जी लेकर निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन आए उनके पास पूरी पूरी एनर्जी थी। उन्होंने पूरी पूरी एनर्जी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस खर्च कर दी, और यहाँ पर आने वाले इलेक्ट्रॉन ने भी पूरी पूरी एनर्जी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस खर्च कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 वोल्ट इसको पूरे मिले, इसको भी 10 वोल्ट पूरे मिले। तो यही बात होती है पैरेलल में। हर लोड, हर रेजिस्टेंस, हर कंपोनेंट या हर होम अप्लायंस वो वोल्टेज सोर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। उस डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से दरमियान में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते। अगर दरमियान में कोई दूसरी और चीज उसके आ जाएगी तो वो पैरेलल कनेक्शन नहीं रहेगा, बल्कि वो सीरीज कनेक्शन बन जाएगा। अब हमने सूर्य पढ़ सर, लिया। जी बेटा। सर आपने बता दिया कि वोल्टेज ये मल्टीपल पाथ में डिवाइड होता है। जैसे ये 10 वोल्ट है, यहाँ पे रजिस्टर लगी हुई है, या आने से पहले यहाँ पे वोल्ट 10 वोल्ट ही रहेंगे, जब यहाँ से गुजर जाएंगे तब भी 10 वोल्ट ही रहेंगे, क्या ना उसकी ना ना, कैपेबिलिटी आपको कम जो रहेगी? वो जो हमारा पुराना असूल है कि यहाँ पर जितने भी 10, लेट अस से कि इसके पास 1000 इलेक्ट्रॉन थे। 1000 इलेक्ट्रॉन थे। 1000 में से 500 इधर आ गए और 500 इधर आ इधर आ गए। हम ये कहते हैं कि हम्म, बराबर बराबर दोनों पाथ हैं। अब 500 इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी यहाँ खर्च करनी है, और अपनी एनर्जी खर्च करके वापस अपने घर जाएंगे एनर्जी गेन करने के लिए। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे वोल्टेज सोर्स के पास दोबारा एनर्जी गेन करने के लिए। यानी एनर्जी वो रिलीज या कंज्यूम करके जाएंगे, या उनकी एनर्जी का इफेक्ट कैंसिल होगा, या वो रिलीज होगी, या वो कंज्यूम होगी। बात क्लियर? यस सर। तो यस हम सर। लोगों ने पढ़ लिया कि यहाँ पर हमें पैरेलल में नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था? पाथ के पैरेलल में एक से ज्यादा रास्ते हैं। पैरेलल में एक से ज्यादा रास्ते हैं। नंबर 2 क्या पढ़ा? वोल्टेज। पैरेलल में हर रेजिस्टेंस के क्रॉस, हर पाथ के क्रॉस वोल्टेज बराबर हैं। हर पाथ के क्रॉस वोल्टेज बराबर हैं। और वो कितने वोल्टेज हैं? वो टोटल अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। जितने वोल्टेज हमने अप्लाई किए हैं वो हर पाथ पे इक्वली जाएंगे। एग्रीड? सर। Yes, sir. ओके। तीसरा पॉइंट, करंट। अब यहां पर मैं बात करता हूं, मैंने मल्टीपल पाथ बना दिए और यहां पर वोल्टेज सोर्स उनके साथ कनेक्ट कर दी। ठीक है? तो क्या हुआ? एक करंट हमारी ये फ्लो कर रही है, दूसरी करंट हमारी ये फ्लो कर रही है, तो तीसरी करंट हमारी ये फ्लो कर रही है। तीन करंट्स जो हमारी निकली हैं कहाँ से? वोल्टेज सोर्स से तीन रास्तों पे जाने के लिए करंट है क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ऑफ चार्ज। अब जितने पाथ ज्यादा उतने करंट ज्यादा, उतना यानी हमारा उतने चार्जेस ज्यादा फ्लो करेंगे। ठीक हो फ्लो गया? फ्रंट। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर 1 एम्पेयर करंट गया, यहाँ पे भी 1 एम्पेयर करंट गया, यहाँ पे भी 1 एम्पेयर करंट गया, तो टोटल बैटरी में से कितने एम्पेयर करंट निकला है? 3 एम्पेयर। 3 एम्पेयर। जबरदस्त। 3 एम्पेयर करंट निकला। क्योंकि हम लोगों को पता लग गया कि यार वो एम्पेयर है क्या चीज? एम्पेयर है जी इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन अ सेकेंड। ठीक है? इस रेजिस्टेंस में से 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं 1 सेकंड में। और कितनी एनर्जी लेकर? 10 वोल्ट की एनर्जी लेकर। अब इस रेजिस्टेंस में भी 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं 10 वोल्ट की एनर्जी लेकर। इसमें से भी 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं 10 वोल्ट की एनर्जी लेकर। लेकिन अगर देखा जाए तो 3 टाइम्स 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से निकले हैं। बात क्लियर?
Yes, sir. यस सर। Okay. If it is clear, then we can say that current in a series circuit, total current in series circuit is equal to sum of individual currents. हम ये कह सकते हैं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके जी। तो हमें पता लग गया आई टी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। उसके बाद अगली चीज क्या कहना है कि अब ये जो करंट है, हर पाथ की करंट, चैप्टर नंबर 2, सॉरी चैप्टर नंबर 3, ओहम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हर पाथ में गुजरने वाला करंट उस पाथ की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। देखो हमें पता है कि यार यहाँ पे भी 10 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे भी 10 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे भी 10 वोल्ट आ रहे हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि आप ये पानी की टैंकी ऊपर पड़ी हुई है और नीचे वजूखाने की 3 टैप्स लगी हुई हैं। एक टैप पर आकर एक बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा पानी को महफूज करना चाहिए। उन्होंने बड़े आराम से टैप को खोला, थोड़ा सा पानी निकलना शुरू हुआ, वजू किया और खत्म। अब दूसरे बंदे ने आकर थोड़ा सा ज्यादा पानी खोला, तीसरा एक शरारती बच्चा है, उसने ढेर सारा पानी खोल लिया। तो क्या हुआ? रेजिस्टेंस इसकी कम, इधर रेजिस्टेंस और ज्यादा, इधर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा। जब रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट कम है। जब रेजिस्टेंस कम हुई, करंट थोड़ा ज्यादा हो गया। जब रेजिस्टेंस बहुत कम हुई, करंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। सर मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना ये। एग्जैक्टली exactly। यानी हर पाथ का करंट दूसरे पाथ के करंट से इंडिपेंडेंट है। इस पाथ का करंट इस पाथ के करंट को इफेक्ट नहीं कर रहा, इस पाथ का करंट इस पाथ के करंट को इफेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन टोटल करंट टोटल करंट जो है वो इन सब के ऐड करने के बाद बनेगा आई टी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम ये कह सकते हैं कि V हमारा क्या हो गया जी, सेम है, और I जो है हमारा क्या है, वो I1 I2 I3 के बराबर है। अब यहाँ पर अगर मैं ओहम्स लॉ लगाऊं, ओहम्स लॉ क्या कहता है जी, I इज इक्वल टू वी ओवर आर। V over R. V ओवर आर। लो जनाब, वी टी ओवर आर टी, आई टी आ गया। I1 क्या है, वी टी ओवर R1, और I2 क्या है, वी टी ओवर R2, और I3 क्या है, वी वी टी टी ओवर ओवर R3। R3। अब यहां पर मैंने वी टी कॉमन ले लिया, जी सर। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये क्या आएगा जी, वी टी ओवर आर टी। अब वी टी से कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 R2 प्लस 1/R3। 3। ठीक है जी। अब जी सर। यहाँ पर हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे सामने आ गया। अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि पैरेलल रेजिस्टेंस में मल्टीपल पाथ होते हैं। पैरेलल रेजिस्टेंस आपस में एंड टू एंड कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, दोनों एंड आपस में कनेक्टेड हैं, हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड आपस में कनेक्टेड हैं। और फिर पैरेलल रेजिस्टेंस में वोल्टेज सबके सेम होते हैं। पैरेलल रेजिस्टेंस में हर ब्रांच का या हर रेजिस्टेंस का या हर पाथ का करंट उस पाथ की रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। और टोटल करंट, नंबर 4 हमने क्या पढ़ा, टोटल करंट हर इंडिविजुअल करंट के सम के बराबर होगा। नंबर 5 क्या होगा जी, कि आपकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो उसका रेसिप्रोकल तमाम रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर है। रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल्स ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सॉरी सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो हमारा क्या आ जाएगा जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी पैरेलल में। नाउ इट्स टाइम कि हम क्या करें, हम एक
छोटी सी जो एग्जांपल है उसको परफॉर्म करके देखें। अच्छा जी, अब इसमें अगर मैं आप लोगों को बुक खोल के दिखाऊं ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि व्हाट वी आर स्टडिंग फ्रॉम बुक। ले जनाब, बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता लग गया कि करंट के एक से ज़्यादा रास्ते हैं और अ, तमाम ब्रांचेस पे वोल्टेज इक्वल हैं, और जो रेजिस्टेंस है वो हमारी क्या है, आपस में एंड टू एंड कनेक्टेड है। अब यहाँ ये बातें करने के बाद सर्किट की ज़ाहरी शक्ल से आप लोगों ने देख के परेशान नहीं होना कि यार ये तो सीरीज की तरह नजर आ रहा है, ये पैरेलल तो है ही नहीं। ये चीज़ आप लोगों ने देख के धोखे में नहीं आना। जस्ट आपने क्या देखना है, क्या ये एंड टू एंड कनेक्टेड हैं। ये देखो, इस रेजिस्टेंस का एक एंड इस रेजिस्टेंस के एक एंड से कनेक्टेड है, फाइन। Yes, sir. इस रेजिस्टेंस का दूसरा एंड इस रेजिस्टेंस के दूसरे एंड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब शक्ल देखने में सीरीज की तरह नजर आती है, लेकिन हमने ऑब्जर्व क्या किया कि यार ये दोनों रेजिस्टेंस के दोनों एंड डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और उनके दरमियान में कुछ और नहीं है। जब ऐसा है तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल होंगी। अब ये तो ज़्यादा वाज़ेह हो गया कि ये एंड भी इसका ये अपर एंड दोनों के और दोनों के लोअर एंड डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पर भी दोनों के अपर एंड और लोअर एंड डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पर दोनों के लेफ्ट एंड और राइट एंड आपस में कनेक्टेड है। ये कंफ्यूजन वाली डायग्राम है। इसको जूम करना है, एक सेकंड। नहीं जनाब, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये बिल्कुल हमें ऐसे लगेगा, धोखा ये लग रहा है कि दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। अगर मैं इसको पेंट पे ले जाऊं, आपको दिखाना ही चाहता हूँ पेंट पे जाकर। ले जनाब, यहाँ पर मैंने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करनी है इसके साथ लाकर। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो मेरी रेजिस्टेंस 1 है और रेजिस्टेंस 2 है, उन दोनों के एक एक टर्मिनल, ये टर्मिनल और इसका ये टर्मिनल, दोनों पॉजिटिव टर्मिनल के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। इसी तरह नेगेटिव टर्मिनल के साथ भी रेजिस्टेंस 1 का दूसरा टर्मिनल और रेजिस्टेंस 2 का भी दूसरा टर्मिनल डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। जब ये आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड हैं दोनों एंड पर, तो हम क्या कहेंगे कि ये पैरेलल हैं, क्योंकि दे आर कनेक्टेड
एंड टू एंड। बात समझ आई? यस सर। सर इस बात की ओके। समझ नहीं आई। अच्छा, मैं पेपर पे आपको बना के दिखाता हूँ। देखो मैंने आपको ये चीज, अच्छा जी, ये देखने में हमें क्या है, एक सीरीज सर्किट नजर आता है। ठीक है, कि यहाँ पर मैंने, यस सर। और ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है। अब गौर से देखो, ये इसका एज वन है, इस रेजिस्टेंस का ये एज वन है, R1 और R2। R2 का एज नंबर वन R2 के एज नंबर वन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और R1 का एज नंबर टू R2 के एज नंबर टू से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये जो पीस ऑफ वायर है ना लंबी सारी, इससे आप लोगों ने देख के परेशान नहीं होना कि यार ये तो इतनी लंबी रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस आ जाएगी। वी कंसिडर्ड दिस पीस ऑफ वायर टू बी ऑफ 0 ओहम, कि इसकी कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। सर्किट में जब भी ये सिंपल पीस ऑफ वायर नजर आएगी तो हमारी एजम्पशन यही होगी कि इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओके सर। यस सर। तो इस लिहाज से दिस सर्किट इज इक्वलेंट टू, देखने में हमें सीरीज नजर आ रहा है लेकिन इसका रिस्पॉन्स बिल्कुल इस सर्किट की तरह है। यानी मैंने जो आपको बात बतानी चाहिए है कि आप लोगों ने सर्किट डायग्राम को देखकर परेशान नहीं होना कि यार ये कैसा आ गया। ठीक है, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट यस को देखना है। कॉन्सेप्ट क्या है? एंड टू एंड कनेक्शन। एंड नंबर वन, एंड नंबर वन से कनेक्टेड, एंड नंबर टू, एंड नंबर टू से कनेक्टेड। हाँ, ये उस वक्त कोई गड़बड़ होती जब दरमियान में कोई और रेजिस्टेंस भी आ जाती। अब ये दोनों R1 R2 के पैरेलल में नहीं रही। अब हम ये क्लियर, हम मैसेज नहीं दे सकते। बात क्लियर जी? यस सर। सर ओके। लेकिन अभी भी अगर R1 और R2 अभी भी पैरेलल नहीं है, दोनों सीरीज में हो गई हैं। अब जो है ना, ये जो तीसरी रेजिस्टेंस मैंने R3 ऐड की है ना, अभी आर यस वन सर। आर थ्री का सीरीज कॉम्बिनेशन R2 के पैरेलल में होगा। ये आगे जाकर हमारा नेक्स्ट चैप्टर में ये बातें डिस्कस होनी है। अभी मैं ओके आसान बातें बता रहा हूँ, आसान चीजें हो रही हैं। इंशाल्लाह सर। इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है ठीक जी, है। तो यस सर। ये चीज़ हो गई। अब आगे कर आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है कि ओरिजिनली सर्किट किस तरह से नज़र आते हैं। ओके, लो जनाब, अब एक नया सर्किट आया है। आप देख रहे हैं, आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। ले जनाब, अब ये कहता है कि इसको पैरेलल में कनेक्ट करो। पहला जो हमारा जो एग्जांपल उसने हमें कही है, इसको पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए उसने हमें टास्क दिया है। अब पैरेलल में कनेक्ट कैसे कर सकते हैं हम? जब हमें इस बोर्ड का पता हो कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब उसके लिए पहले आपको मुझे ब्रेड ये समझाना पड़ेगा ये चीज़ क्या है। ये जनाब ब्रेडबोर्ड, इसकी इमेजेस दिखाता हूँ आपको। ये आप देख रहे हैं, ये एक ब्रेडबोर्ड है। इसको ब्रेडबोर्ड कहते क्यों है? पहला सवाल,
क्योंकि ये वाइट कलर में है और ये जिस तरह डबल ओटी में हमारे सुराख होते हैं ना, उसी तरह इसमें भी सुराख नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे होल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये सुराख बैक साइड से आपस में कनेक्टेड हैं। इनके कनेक्ट होने का पैटर्न क्या है? लो जनाब, ये इनके कनेक्ट होने का पैटर्न है। या दिस इज मच क्लियर। अब आप देखें पेंट में, ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और यहाँ पर भी बैक साइड पर आप देख रहे हैं एक आपको मेटालिक स्ट्रिप नज़र आ रही है। यस नज़र आ सर। रही है बेटा? अब ये मेटालिक स्ट्रिप क्या कर रही है, वो फ्रंट साइड पे जो सुराख थे उन सब को आपस में क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। जैसे ये 1 2 3 4 5, और जो बुक में दिखाया है उसने, उसमें 6 सुराख हैं। तो ये सारे के सारे बैक साइड से आपस में क्या हैं? बोलो भाई। कनेक्टेड। कनेक्टेड हो। कनेक्टेड हैं। इसी तरह ये एक कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, फिर चौथा कॉलम, इस तरह सारे कॉलम आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हैं। यानी अब आपको अगर ये बोर्ड दिखाया जाए तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि पीछे से ये 6 के 6 सुराख कनेक्ट हैं। अगर इस रेजिस्टेंस का ये टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ हमने तारें इसके अंदर इंसर्ट की हुई हैं, जैसे आप शू लगाते हैं ना, इसी तरह ये बारीक सी तार बारीक से सुराख में ऐसे लग जाती है और फिट हो जाती है। अब ये ऐसे ही है जैसे यहाँ लगी हो या यहाँ लगी हो या यहाँ लगी हो या फिर यहाँ पे लगी हो। यानी ये R2 की ये लेग इन सारे सुराखों से कनेक्टेड है, और R2 की ये लेग इन सारे सुराखों से कनेक्टेड है। सर बात क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। अगर ये बात क्लियर हो गई तो अब हमने क्या करना है, इनको आपस में पैरेलल में जोड़ना है। पैरेलल में जोड़ने के लिए मुझे एंड टू एंड आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये देखो, R1 को R2 से मैं एंड टू एंड कैसे जोड़ सकता हूँ? लो जनाब, ये आ गया R1, और मैंने एक तार इस सुराख में लगाई और उस तार का दूसरा सिरा इस सुराख में लगाया, तो क्या हुआ? R1 का एक एंड R2 के एक एंड से आकर कनेक्ट हो गया। यस सर। ठीक है जी। इसी तरह फिर R1 का दूसरा एंड R2 के दूसरे एंड से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। ओके सर। ठीक है, यस सर। यस सर। तो उसके बाद R1 और R2 तो आपस में कनेक्ट हो गई। R1 और R2 तो आपस में क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। अब हमें क्या चाहिए, अगली रेजिस्टेंस को भी आपस में कनेक्ट करना है। मेरे ख्याल में अब R3 को R2 से कनेक्ट किया जाए, तो R3 का एक टर्मिनल अगर मैं यहां से जोड़ूं, ये देखिएगा, R3 का एक टर्मिनल R2 के एक टर्मिनल से मैंने कनेक्ट कर दिया। यस सर। इसी तरह मैं R2 का दूसरा टर्मिनल R3 के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करना चाहता हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं जो पाथ चूज करने लगा हूं, ये आप देखिएगा प्लीज। पहले मैं यहां से कनेक्शन यहां लेकर आया, फिर मैं यहां से कनेक्शन को लेकर गया यहां पर। आप गौर से देखिएगा, R3 का ये टर्मिनल यहां से आकर R2 के दूसरे टर्मिनल से जुड़ गया। यस सर। परफेक्टली फाइन। तो R2 यस का एक टर्मिनल R3 के एक टर्मिनल से जुड़ गया, ये पहला टर्मिनल आपस में जुड़ गया, और ये दूसरा टर्मिनल आपस में R3 और R2 का जुड़ गया।
तो R3 और R2 आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल। पैरेलल पैरेलल। हो गए। अच्छा जी, अब आते हैं R3 और R4 की तरफ। अगर R3 और R4 को देखो तो ऑटोमेटिकली मैं पहले ही ये काम कर चुका हूँ, R3 का एक टर्मिनल R4 के साथ आकर जुड़ चुका है, यस सर। नीचे भी। ठीक है जी। अब इसी तरह मैंने R3 का दूसरा टर्मिनल, ये जो दूसरा टर्मिनल है, अब दूसरा टर्मिनल यहाँ पर उसका इफेक्ट यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ तक आया हुआ है उसका इफेक्ट। ये R3 का जो दूसरा टर्मिनल यहाँ से चलते हुए यहाँ आया था, और ये पूरी लाइन पे इस टर्मिनल का इफेक्ट मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके साथ ज्वाइंट कर देता हूँ। देखिएगा गौर से ज़रा, ये जनाब मैंने यहाँ से लिया उसको, यहाँ पर आकर आपस में कनेक्ट कर दिया। नाउ मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि R3 का दूसरा टर्मिनल R4 के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। यस ये सर। R3 का एक टर्मिनल R4 के एक टर्मिनल से कनेक्ट है, R4 का दूसरा टर्मिनल R3 के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट है। यस सर। ठीक हो गया जी। अब रह गया R4 और R5 का चक्कर। R4 को कैसे कनेक्ट करूं R5 के साथ, देखिए कि R4 मेरे पास यहाँ तक आई हुई है, R4 का एक टर्मिनल यहाँ पर मौजूद है। मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ से निकालता हूँ और R5 के साथ मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। एक टर्मिनल जुड़ गया R5 का यस R4 से। यस सर। अब R4 का दूसरा टर्मिनल जोड़ना है R5 से। ले जनाब, यहाँ से लेकर के हम ये R5 के साथ। अब हर बंदे का कनेक्शन करने का स्टाइल अपना हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि सारी रेजिस्टेंस एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट हो चुकी हैं। यस सर। यानी आप करना चाहें इसको, तो पहले आप R1 को R3 से कर लें, R3 को R5 से कर लें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अल्टीमेटली वो सर्किट उसी का दुरुस्त होगा जिसकी सारी रेजिस्टेंस। अब आप किसी को भी उठा के देख लो, देखो मैंने R4 को R1 के पैरेलल में कनेक्ट तो नहीं किया था, मैंने तो तो R4 को R3 के साथ किया था ना। अब आप गौर से यस सर। देखिएगा, गौर से देखिएगा, R4 का एक टर्मिनल इस तार की मदद से यहाँ गया, यहाँ गया, और यहाँ पर वो एक R1 के एक तार से जुड़ गया। ये देखिए यस यहाँ सर। इस तार से जुड़ गया। अब R4 का दूसरा टर्मिनल यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से होते हुए R1 के दूसरे टर्मिनल से जुड़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा सर्किट मैंने सही तरह बनाया है तो वो तमाम रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो गई। फेयर इनफ। यस सर। यस सर। ले जनाब, वापस आते हैं अपने चैप्टर पर। तो ये हमारी एग्जांपल थी जिसको हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करके इसने ज़रा और डिफरेंट वे में किया हुआ है। हर बंदे की अपनी मर्जी है। ठीक है, यस सर। लो जनाब, आगे चलते हैं। अब इसको देखते हैं कि हमारा जो इसमें से कौन सा सर्किट जो है वो हमारा पैरेलल है और कौन सा पैरेलल नहीं है। मैंने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी इनकी ग्रुपिंग की हुई है। मैं इस तरह करता हूँ, इनकी ग्रुपिंग रिमूव करता हूँ। एक मिनट दीजिए मुझे ज़रा, ताकि आपको समझाना आसान हो जाए। ले जा, मैंने ग्रुपिंग इसकी रिमूव कर दी, और फिर हम डिस्कस करते हैं दोबारा से ओपन करके।
ले जनाब, अब ग्रुपिंग रिमूव हो रही है, आपको नज़र नहीं आ रही? अब इस सर्किट में उसका सवाल ये है कि आप लोगों ने बताना है कि इसमें कौन सी रेजिस्टेंस किस रेजिस्टेंस के पैरेलल में है। सबसे पहले तो हम लोग अपेरेंटली जो हमें नज़र आ रही हैं उन्हीं को देखेंगे। इसको मैं पेंट में ले जाता हूँ ताकि हमारा डिस्कस करना ज़्यादा आसान रहे। ले जनाब, नाउ यू हैव दिस डायग्राम। अगर आप इसको देखें तो हमें R4 और R3 क्लियर नज़र आ रही हैं कि ये किसमें है जी, ये पैरेलल में है। नज़र आ रही है? यस सर। यस सर। इसी तरह R1 और R2 के क्लियरली पैरेलल में है। इसी तरह R5 और R6 आपस में हमें क्लियर पैरेलल में नज़र आ रही हैं। इसी तरह हमें R11 और R12 क्लियर पैरेलल में नज़र आ रही हैं। R1 और और R4 भी सर। और R9 R10 हमें पैरेलल में नज़र आ रही है। और इसके बाद हमें R7 और R8 भी पैरेलल में नज़र आ रही हैं। जी बेटा, आपने कुछ कहा? सर R1 और R4। अच्छा, अब हमने वो पहले आसान वाले कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लिए। अब अगर बेटे ने कहा कि R1 R4 के पैरेलल में है, क्योंकि ये हमारा एंड टू एंड कनेक्शन है, ये एक एंड कनेक्ट है और दूसरा एंड भी कनेक्ट है, तो मैं ये कह सकता हूँ दिस ग्रुप इज इन पैरेलल विद दिस ग्रुप, क्योंकि इस ग्रुप का कॉमन टर्मिनल एक ये इस साइड का और दूसरा इस साइड का, दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड हैं। तो हम ये कह सकते हैं R1 R2 का ग्रुप R3 R4 के ग्रुप के पैरेलल में है। यस सर। अब अगर इसी को मजीद देखा जाए कि R4 का ये कॉमन टर्मिनल यहाँ आकर R11 12 के साथ पैरेलल यानी इधर कनेक्ट हो रहा है, और R3 4 का और R12 का ये दूसरा कॉमन टर्मिनल यहाँ आकर R11 12 के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि R12 R34 R11 12 ये 6 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हैं, कह सकते हैं। यस सर। अब इस लिहाज से पिन नंबर 1 और पिन नंबर 4 के दरमियान जो हमारी रेजिस्टेंसेज हुई वो 6, वो 1 2 यस 3 सर। 4 11 12 ये सारी पैरेलल में हैं। और पिन नंबर 2 और 3 के दरमियान ये रेजिस्टेंस नंबर 5 6, ये देख लीजिए कि इसका एक एंड इसके एंड से कनेक्टेड है और दूसरा एंड इस एंड से कनेक्ट है। इसी तरह इनका एक एंड इधर एक एंड से कनेक्टेड है और दूसरा एंड इधर कनेक्टेड है। मैं ये कह सकता हूँ कि R5 R6 R7 R8 R9 R10 ये 6 की 6 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। यस सर। तो उसका सवाल ये था कि आपने बताना है कि कौन सी पिन पर कौन कौन सी रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब आपको वाज़ह नजर आ रहा है कि पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2। पिन नंबर 4 के दरमियान 1 2 3 4 11 12 कनेक्टेड है। पिन नंबर 2 और 3 के दरमियान रेजिस्टेंस नंबर 5 6 7 8 9 10 कनेक्टेड है। क्लियर है जी? यस सर। ओके, सो फार कोई क्वेश्चन? नो सर। जबरदस्त, आप सारे माशाल्लाह समझ आ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कैसे कनेक्ट होती हैं? एंड टू एंड। जबरदस्त। पैरेलल सर्किट को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मल्टीपल पाथ करंट के मल्टीपल साथ। पाथ से। ठीक हो गया जी। और ज़बरदस्त। अब आपके सामने एक और मैं एक छोटा सा एक डायग्राम लेकर आ रहा हूँ ताकि हम इसको देख सकें तो किस तरह से कनेक्ट करेंगे तो हमारा पैरेलल कनेक्शन बनेगा।
ले जनाब। अब इसको मैंने आपस में इस तरह से कनेक्ट करना है सारी रेजिस्टेंसेस को, सर्किट ए को अलहदा से, बी को अलहदा से और सी को अलहदा से, ये सारी आपस में कैसे हों, पैरेलल में हों। हाँ जी सर। तो ये तो हमें नज़र आ रहा है वाज़िया कि सर इन तीनों को मैं फिर कनेक्ट कर दूं डायरेक्टली, तो ये तो हमारी पैरेलल हो गई। जी सर। यस। ठीक है। और इसी तरह 7 8 9 को भी। ये 7 8 9 भी डायरेक्ट कनेक्ट हो सकती हैं। ठीक है। बेटा माइक ऑफ, एक्स्ट्रा ऑफ रखें प्लीज़, जब बोलना हो सवाल करना हो तो पूछ लिया करें। अच्छा जी, अब यहाँ पर अब देखना ये है कि हमारी ये रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट हो कि ये पैरेलल में होगी। ये एक यहाँ पर आ गई, यस सर। ठीक है, और फिर नीचे चलेगी सर। यहाँ चलेगी। नहीं, नहीं सर यही लगेगी। यहाँ पर पहले इसको हमने एंड टू एंड कनेक्ट करना है ना, जी सर। एंड टू एंड यस कनेक्ट सर। कर लेते हैं। चलिए ना, इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है। जी सर आप तो ठीक। उसके बाद इसी तरह यहाँ पर एक एंड आ जाएगा, यस सर। और सर यहाँ पे एक R4 एंड आ का दूसरा है। जाएगा। लो जनाब, यस। क्या ये पैरेलल है? देखो, नो सर। तीनों रेजिस्टेंस 4 5 और 6 का एक एंड डायरेक्ट कनेक्ट है। देखिए, नो सर। ए का, नो। R4 का एक एंड R5 के एक एंड से कनेक्टेड है, फाइन। और आर बेटा ये कौन साहिब हैं? ये फसीह ताहिर साहब हैं? सर जो नहीं। R5 का एंड है वो R6 के एंड से मिलेगा। अच्छा, गुजारिश मैंने वही की थी बेटा, बिला वजह वो एक साहिब जो है ना वो माइक में फूंके मार रहे हैं, तो वो मुनासिब नहीं है इस तरह। फिर मैं रिकॉर्डिंग में देखनी पड़ेगी। अच्छा खासा लेक्चर चल रहा है। अच्छा, तो हम थे यहाँ पर पेंट पर। अच्छा जी, हम ये बात कर रहे थे कि ये एक एंड आपस में कनेक्ट है और वो यहाँ से भी कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट हो गया तो यहाँ से कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ पैरेलल। आप लोगों को बी सर्किट पैरेलल में नज़र आ रहा है, महसूस हो रहा है? नो सर। देखो, मैं इसी को अब जो है ना यहाँ से ही एक सर और, R5 R6 से तो कनेक्टेड ही नहीं है एंड टू एंड। नहीं नहीं, देखो R5 R6 एंड टू कनेक्टेड है, अगर तो गौर वो से देखो R4 ना। नहीं। यस सर पैरेलल। देखिए कि R5 का एक एंड R4 के एक एंड से कनेक्टेड है और R6 का भी एक एंड से कनेक्टेड है। इसी तरह R5 का दूसरा एंड R4 के दूसरे एंड से भी कनेक्टेड है और R6 से भी एक दूसरे एंड से भी कनेक्टेड है। अगर ओके आप सर। इस रेजिस्टेंस को जस्ट घुमा के देख लो, इसको लेफ्ट घुमा लो, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपकी बात सामने क्लियर हो जाएगी। यस सर मैं समझ आप गया। बात क्लियर हो गई जी बेटा? यस सर। परफेक्टली फाइन। तो अब हम आते हैं अगली चीज़ जो हमारा टॉपिक है, दैट इज वोल्टेज इन पैरेलल सर्किट। अब पैरेलल में वोल्टेज हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वो सेम होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 6 में दिखाऊं, अभी देखिए कि हर पॉइंट अलग अलग कनेक्टेड है। इसी तरह ये और ये अलग, इस पाथ को मैं ज़रा फोकस करके थोड़ा दिखा देता हूँ। अब देखिए ये अलग कनेक्ट हो रहा है, ये पाथ अलग है और ये पाथ अलग है।
ठीक है जी, यस सर। Yes, sir. बात समझे? ओके, तो हमें पता लग गया कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं जी, सेम सेम होते हैं। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, और करंट क्या होता है जी, डिवाइड होता है। और करंट डिवाइड होगा, डिवाइड होता है। और डिवाइड किस तरह होगा जी, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू के मुताबिक डिवाइड होगा। ओके, अब हम आते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। जो एग्जांपल है हमारी, अब ये कह रहा है कि 25 वोल्ट मैंने अप्लाई किए, R1, R2, R3, R4 और R5, इन सबको कितने वोल्टेज मिलेंगे? 25 सेम होगा सर। 25 वोल्ट ही मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे आपस में क्या है, पैरेलल। पैरेलल है। पैरेलल में 5 resistors are in parallel, so voltage across each one is equal to applied voltage. There is no voltage across the fuse, क्योंकि फ्यूज एक सिंपल पीस ऑफ वायर होती है। द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4 इज इक्वल टू V5 इज इक्वल टू V सोर्स। अगर मैं यहाँ से R4 रिमूव कर दूं सर्किट में से, अगर मैं R4 यहाँ से रिमूव कर दूं, तो क्या R3 के क्रॉस वोल्टेज में कोई फर्क आएगा? नो सर। R4 में सर। यहाँ से रिमूव कर दूं तो R3 के क्रॉस वोल्टेज में फर्क आएगा? नो नो सर। No, sir. नो सर। जबरदस्त, क्योंकि सारे पैरेलल में है, तो हर एक पाथ ने अपने अपने अलग-अलग वोल्टेज लेने हैं। लो जनाब, सेक्शन का रिव्यू आ गया। ये 10 ओहम और 22 ओहम रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है 5 वोल्ट सोर्स के साथ। तो हर रेजिस्टेंस में कितने वोल्टेज आएंगे? 5 वोल्ट ही आएंगे। तो 5 फाइव वोल्ट। वोल्ट। वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है हमने किसके साथ, R1 के साथ, जो हमारी फिगर 6.10 है। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में नीचे फिगर जो आपको नजर आ रही है, यस सर। ठीक है? यस सर। तो और वो आपका जो 118 वोल्ट 118 वोल्ट मेजर कर रहा है, ठीक है? तो अगर हम इसको मूव करें, इफ यू मूव द मीटर एंड कनेक्ट इट अक्रॉस R2, यहाँ से मैं उतारूं मीटर को और R2 के क्रॉस लगा दूं, तो बताइए कि कितने वोल्टेज हमें मिलेंगे? सर 118 ही मिलेंगे। सर, उधर भी 118 इतने आ रहे हैं, उधर भी इतने आ रहे हैं। तो इसी तरह हमें यहाँ पर सोर्स वोल्टेज भी कितने होंगे फिर? 118 वोल्ट। 118। जबरदस्त जबरदस्त। तो इसी तरह फिगर जो 6.11 है, उसमें V1 कितना शो करेगा और V2 कितना शो करेगा? ये थोड़ा टिपिकल सर्किट है, जरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और से देखिएगा जरा। 50 वोल्ट ही आएंगे दोनों। जी बेटा, 50 सर दोनों वोल्ट। में 50 वोल्ट आएंगे क्योंकि सोर्स दोनों में 50 मिलेंगे क्योंकि 50 दोनों वोल्ट। पैरेलल में है। जी सर। तो सारी Yes, sir. रेजिस्टेंस R1 का एक एंड R2 के एक एंड से कनेक्ट है, और R2 का दूसरा एंड R1 के दूसरे एंड से कनेक्टेड है। क्योंकि वो पैरेलल में और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, इसलिए क्या होगा, 50 वोल्ट। 50 वोल्ट। वेरी सेम गुड। रहेंगे। किरचॉफ करंट लॉ है जी। अब आगे हम जाकर देखेंगे किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है। अभी तक हम लोग अपने बुक के मुताबिक अगर स्लाइड्स को देखते हैं, तो हम कहाँ पहुँचे जी? हमने रेजिस्टेंस इन पैरेलल को देख लिया है और पैरेलल सर्किट को स्टडी कर लिया, ठीक है, जिसमें हम उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा पैरेलल में वोल्टेज कैसे होते हैं, और पैरेलल सर्किट रूल फॉर रेजिस्टेंस, ये अभी आना है। इससे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं जी किरचॉफ करंट लॉ। आपको याद है चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ा था। यस यस सर। यस। तो उसमें वो क्या कहता था कि जी हर एक ब्रांच में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो टोटल वोल्टेज अप्लाइड के बराबर थे। सबका सम Yes. अप्लाइड वोल्टेज Yes. के बराबर था। अगर यहाँ पे आप Yes. देखें तो हर एक जो नोड है
कहता है द सम ऑफ करंट इनटू द नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट आउट ऑफ द नोड। अब ये कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि व्हाट इज अ नोड। अब यहाँ पर अगर मैं इसको इसी डायग्राम को लेके चलता हूँ, ले जनाब, यहाँ पर करंट आई आपकी फ्लो करते हुए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उसने जाना है। एक रास्ता तो उसको मिल गया यहाँ से मिल जाने का, ये पाथ, ठीक है। यस और सर। दूसरा उसका पाथ बन गया, यहाँ से आई और ठीक है, और उसके बाद यहाँ से होकर अब ये जनाब, ये आपके दो करंट सर्किट में आए और दो करंट ही आपके सर्किट से बाहर चले गए। यस ठीक हो गया। अब ये अगर आप गौर से देखें तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर ये दोनों करंट्स, कहाँ तक ये दोनों करंट्स इकट्ठी आई हैं, इस पॉइंट तक। यानी ये सर। पर्टिकुलर जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक दोनों करंट्स क्या आई हैं, इकट्ठी आई हैं। अब यहाँ से आगे दो रास्तों में डिवाइड हुई है ना। यस सर। ये जो पॉइंट जहाँ पर करंट आकर दो रास्तों में डिवाइड हो रहा है, दिस पॉइंट इज नोन एज नोड। इसे हम क्या कहते हैं जी, नोड। नोड। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोड। यस ठीक है। तो अब ये नोड में एंटर होने वाला करंट कितना है, यहाँ पे अगर फर्ज करो 1 एम्पेयर इधर जाना है और 1 एम्पेयर इधर जाना है, तो नोड में करंट हमें पता लग गया है कि यार 2 एम्पेयर ही एंटर होगा तो दो रास्तों में बराबर बराबर जाएगा ना। तो यस ये कहता है किरचॉफ करंट लॉ कि करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। The sum of current into a node is equal to the sum of current out of that node. Total current out is equal to total current in. दोबारा देख लीजिए, जितना करंट इन हुआ उतना ही करंट दो रास्तों में आउट हो गया। देखो Yes. आसान चीज है, लेकिन क्या है कि हमें उसको समझना है। तो इस लिहाज से हमें IT हमारा किसके बराबर आ जाएगा, अगर फिगर 6.12 को देखूं, वेयर इज फिगर 6.12 बिलो द, यहाँ पर। अब अगर वो कहता है कि यहाँ पर मैं एक करंट, टोटल करंट हमारी IT है और वहां से निकली करंट I1, I2 और I3। एक नोड जहां पर सारी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और एक वापस जहां पर कलेक्ट हो रही है। अब जो नोड हमारी नेगेटिव टर्मिनल के पास होगी उसको हम बोलते हैं रेफरेंस नोड। ठीक है। जब देखो जो नोड हमारी यहाँ पर काम कर रही है, टोटल करंट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वहां पर टोटल कलेक्ट होना चाहिए, तो हम किसी एक नोड को स्टडी करते हैं। तो नॉर्मली हमारी जो नोड नेगेटिव टर्मिनल के पास होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस नोड। और जहाँ पर करंट इन और होती है उसे हम क्या कहते हैं, वो नोड जहाँ पर हमारी करंट की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वहाँ पर वो सिंपल नोड है, ये रेफरेंस नोड है। तो I1, I2 और I3 का सम किसके बराबर होना चाहिए, IT के। लो जनाब, IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो बात क्लियर। Yes, sir. ओके।
आगे चलते हैं जी। अ, अब अगर आप ये मुझे बताइए कि यहाँ पर हमारी जो टोटल करंट है इन होने वाली I1 I2 I3 I n, ये करंट इन हो रही हैं, और ये इसी तरह I out 1 I out 2 I out 3 I out n। ये कहता है कि जितनी इन हो रही हैं उतनी ही हमारी क्या होंगी, आउट होंगी। आउट जितनी हमारी इन हो रही हैं उतनी क्या होंगी जी, आउट आउट होगी। होंगी। आउट तो इन करंट इज इक्वल टू आउट करंट, इन करंट इज इक्वल टू आउट करंट। लो जनाब, इन करंट इज इक्वल टू आउट करंट, यही बात की है थोड़ी देर पहले। यस सर। यस सर यस सर। लो भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन जी? नो सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरे अल्फाज में उसको ऐसे कह देता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग एंड लीविंग अ नोड इज इक्वल टू जीरो। जितना करंट हमारा नोड में आया उतना ही करंट हमारा नोड से बाहर जाएगा। जैसे अगर मैं इस पर लेके आता हूँ आपको, हमारा करंट अगर इस पर्टिकुलर अब मैंने एक सर्किट बना लिया जिसको मैंने क्या दिया हुआ जी, पॉजिटिव सप्लाई दी। अब करंट यहाँ पे आई, यहाँ पे लीव की, और फिर यहाँ लीव की, यहाँ लीव की, यहाँ लीव की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमारी ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, ठीक है, यहाँ पर लेकिन एक्चुअली ये दोनों नोड्स, अगर इन दोनों के दरमियान कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये एक ही नोड कहलाएगी। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पर मैं एक और वाज़ा करके एक और सर्किट बनाता हूँ। ले जनाब, अब यहाँ पर करंट ली हुई, फिर यहाँ ली हुई, फिर यहाँ ली हुई, यहाँ ली हुई। आप कह रहे होंगे सर यहाँ से करंट जो आ रही है वो इसमें से बचने वाली करंट इधर आ गई, फिर इधर आ गई, फिर बल्कि क्या है, ये सारी की सारी रेजिस्टेंस, इसको मैं बिल्कुल ये 1 2 3 4 5, अगर मैं इस तरह कनेक्ट करना चाहूँ 1 2 3 4 5, तो क्या मैं कर नहीं सकता? सर्किट को जोड़ना ही है ना। यस सर। लो जनाब, अब मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये और ये एक ही तरह के दो सर्किट हैं। ठीक हो गया? अब बस दिखने में थोड़े डिफरेंट है। इन अगर दरमियान में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये पीस ऑफ वायर, एक टर्मिनल, एक जंक्शन, एक नोड काउंट होगा। ये बात याद रखिएगा। सर यानी अगर दो नोड्स के दरमियान कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई तो वो एक ही नोड कहलाएगा। वो एक ही, जबरदस्त। अगर दो नोड्स के दरमियान कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई तो वो एक ही नोड होगी। ओके। बात क्लियर हो गई? तो ये हमारी क्या आ गया जी, अब इस केस में जितना करंट यहाँ हमारा लीव कर रहा है उतना ही हमारा एंटर हो रहा है। जैसे मैंने मल्टीपल पाथ बताए, एक पाथ, दूसरा पाथ, ये तीसरा पाथ, ये चौथा पाथ, और ये पांचवा पाथ। हर पाथ के लिए करंट जितना हमारा एंटर हो रहा है उतना ही लीव कर रहा है। तो इसलिए वो कहता है जी कि अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो करंट अगर हमारा लीविंग इक्वल है करंट एंटरिंग के, तो फिर क्या होगा, लीविंग करंट एंटरिंग करंट के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि लीविंग
यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। एंट्री माइनस लिविंग इज इक्वल टू ज़ीरो। अब माइनस को मैंने आपको बताया था यस कि सर। इट्स अ सब ब्रांच ऑफ अलजेब्रिक सम। तो इसी बात को लेकर वो क्या कहता है जी, एंट्री और लिविंग का जो अलजेब्रिक सम है वो ज़ीरो के बराबर होता है। यही बात अभी उसने की है कि the algebraic sum of all currents entering and leaving the node is equal to ज़ीरो। बात क्लियर है जी। यस सर। जितना किसी नोड में करंट एंटर होगा उतना ही करंट लीव भी करेगा। कहता ब्रांच करंट आर शोन इन फिगर 6.15 डिटरमिन टोटल करंट एंटरिंग नोड ए एंड टोटल करंट लीविंग नोड बी। अब नोड ए में कितना करंट एंटर हुआ, अब हमें पता है नोड ए में दाखिल होने वाला करंट नोड ए से बाहर निकलने वाली करंट से बराबर होगा। नोड ए से निकलने वाली बाहर दो करंट हैं, एक I1 है और एक I2 है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 मिली एम्पेयर। 70 मिली एम्पेयर, 1717 मिली मिली एम्पेयर। एम्पेयर। ठीक है। अब यही करंट्स वापस अगर इकट्ठे हो रहे हैं नोड बी में, तो नोड बी से कितना करंट टोटल आउट होगा, 70 मिली एम्पेयर। 70 मिली बात एम्पेयर। बात क्लियर है जी। होपफुली आप लोगों यस को सर। बात समझ आ यस गई है, सर। यस अल्हम्दुलिल्लाह। सर। लो जनाब, ये बात क्लियर हो गई तो हमारा जो किरचॉफ करंट लॉ है वो हमें समझ आ गया। एक सेकेंड, इज टेकिंग टाइम, हेल्ड हो गया। अभी तक जो जो पढ़ाया हो, जितनी देर में अपने आप को रिकवर करता है सिस्टम, अभी तक जितना हमने पढ़ा हो उसमें कोई इशू नहीं। नो सर। नो सर। जबरदस्त। लो जनाब, ये इट इज बैक। बेटा माइक ऑफ, एक्स्ट्रा माइक ऑफ प्लीज। अच्छा जी, 100 मिली एम्पेयर यहाँ करंट एंटर हो रहा है। अब वो ये कह रहा है जी, डिटरमिन करंट I2 का करंट फाइंड करें। टोटल करंट यहाँ पे कितना इन हो रहा है, 100 मिली एम्पेयर। अब I1 कितना है, 30 मिली एम्पेयर। I3 कितना, 20 मिली एम्पेयर। I2 निकालें। अब I2 50 निकालना है, मिली हमें पता है यार, करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। 100 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 30 है और I3 20 है। 30 प्लस 20 50 प्लस I2 इज इक्वल टू 100। अब अगर मैंने I2 निकालना है तो I2 आ जाएगा 100 माइनस 50, तो इट विल बी 50 मिली एम्पेयर। जबरदस्त। का ये एक प्रॉब्लम है, कहता है डिटरमिन IT एट I2 if fourth branch is added in circuit and it has 12 मिली एम्पेयर थ्रू इट। लो जनाब, ये आ गया था ट्विस्ट वाला सवाल। कहता है कि यहाँ पर एक और ब्रांच मैंने ऐड कर दी। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक और ब्रांच ऐड कर दी, उसमें 12 मिली एम्पेयर आ रहा है। तो फिर टोटल करंट कितना होगा। लो जनाब, 12 मिली एम्पेयर अगर इसमें आ रहा है तो 30 मिली एम्पेयर इसने ले लिया, 20 इसने ले लिया, तो 20 और 30 कितना हुआ, 50 50 और 12 कितना हो गया, 62 तो R2 में से करंट कितना, टोटल तो हमें पता 100 ही है। ठीक है, टोटल चूंकि 100 है तो R2 में से कितना करंट गुजरेगा फिर, 100 माइनस 62 38। वेरी गुड, वेरी गुड। ले जी, अब आगे आ गया एक और प्रॉब्लम है। यूज किरचॉफ करंट लॉ टू फाइंड करंट मेजर्ड बाय एमीटर A3 एंड एमीटर A5। ठीक है, अब आप लोगों ने ये छोटी छोटी एग्जांपल सॉल्व करके देखनी है। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम जो है को लेके चलेंगे आगे टॉपिक को। किरचॉफ करंट लॉ हमारा कंप्लीट हुआ है और आगे हम लेके जाएंगे पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे मेजर की जाती है, उसके इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो
आज हमने पैरेलल सर्किट की कुछ बेसिक्स देखी और उसके बाद किरचॉफ करंट लॉ को देखा। उम्मीद आपको समझ आई होगी। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हुए तो ज़रूर पूछिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का इंशाल्लाह ट्यूसडे को मैं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। जो लोग जिनको वॉइस के इश्यूज आ रहे थे उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा, और कुछ चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी। तो बेटा अपना ख्याल रखिए उस वक्त तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। वाला पे सर अल्लाह हाफिज़ सर। व आखिरु दावायाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।